हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आज बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि। यह प्रशासनिक विधि LLB सेकंड के साथ ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम और जुडिशरी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। जो अपने हिसाब से इसका लगभग 5 यूनिट्स में या उस हिसाब से बांटी गई है जितनी आपको पढ़ने की आवश्यकता या जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका इवोल्यूशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि का विकास, प्रकृति और कार्यक्षेत्र या विस्तार या इसका उपयोग कहाँ होगा। दूसरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन इसको कहा जाता है हिंदी में। तीसरी है जुडिशियल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की न्यायिक शक्तियाँ। चौथी है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासनिक कार्यों का या पर न्यायिक नियंत्रण। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, सरकार या राज्य की संविदा करने की व उस पर अपकृत्य यदि सिविल रॉन्ग होता है तो कितनी लायबिलिटी होगी, वो उसकी पावर। इसके साथ आप पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और कुछ साथ में इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेज है जो आपको सामान्य तौर पे पता होने चाहिए। आइए बात करें। मेनली अगर इसका मतलब समझे तो ये प्रशासन क्या है या प्रशासनिक विधि क्या है। प्रशासनिक विधि या प्रशासन लॉ या प्रशासन क्या है। सामान्यतः किसी भी देश, किसी भी सरकार में, कोई गणतंत्र सरकार हो या किसी अन्य प्रकार की, तो वहाँ कुछ सरकारें या पब्लिक पॉलिसी के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं सोशल वेलफेयर या पब्लिक की भलाई के लिए, जनता पे शासन करने के लिए। उन चीज़ों को जिन विधियों के द्वारा डिफरेंट तरह से जिन कुछ नियमों के, कानूनों के द्वारा लागू किया जाएगा, वो सब कुछ मिला के कहलाता है प्रशासनिक विधि। तो यही इसका मतलब है कि जो प्रशासन कर रहे हैं हम पर या हम द्वारा दूसरों पर किया जा रहा है, और उसको करने के लिए हमारी उस पर जवाबदेही भी होनी चाहिए और प्रशासन जो किया जा रहा है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। यही इसका मेन मकसद है इस विधि का। तो यहाँ टर्म आती है फ्रॉम ए लेजिस फेरी टू सोशल वेलफेयर स्टेट। तो ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए। पहले क्या था कि सरकार का मकसद था कि सारे काम खुद करे, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में और बदलते हुए आयामों में अब ये माना जा रहा है कि सरकारें ऐसी होनी चाहिए वो जो सिर्फ अच्छे नियम कानूनों के द्वारा कंट्रोल करें, ना कि उन कामों में हिस्सा लें और लोगों के लिए अपनी इच्छा से काम करने दिया जाए। तभी एक सोशल वेलफेयर स्टेट या एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, इंटरवेन कम हो। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज द फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं सामान्य तौर पर किसी भी सरकार के 3 ब्रांचेज होती हैं जिनको हम मुख्य तौर पे लेजिस्लेशन जो कानून बनाती है, विधायिका हमारे देश में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, उसके दोनों हिस्से मिलकर लेजिस्लेशन बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हेड भी प्रेसिडेंट होता है। फिर उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं केंद्र में। फिर आती है जुडिशरी जिसमें न्यायपालिका आती है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के लिए केंद्र का। और चौथा जो स्तंभ इसका बताया गया है, जो चौथा जो शाखा है वो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रूप में विकसित हुई है।
क्योंकि बहुत बड़े देश में केवल एक केंद्रीय या राज्य सरकार काम नहीं कर सकती। जिस तरह से देखते हैं हम निजीकरण, प्राइवेट, बहुत सारी दूसरी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्टल हैं, रेलवे है, हॉस्पिटल है, और बहुत सारी संस्थाएं जो अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से काम करती हैं, वो सारी ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत आती हैं। फिर शब्द आता है कंसील डी टेट। ये गवर्निंग बॉडी है फ्रेंच गवर्नमेंट की, यानी फ्रांस की। ये लैटिन वर्ड है, उसको कौन सा कहा जाता है, कंसील दी टेट, क्योंकि ये फ्रेंच में बहुत सॉफ्ट सा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर आता है स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधियों का क्या कार्यक्षेत्र है, क्या बताया जाता है। तो मोटे तौर पे हम जानते हैं, आप पढ़ा होगा आपने कि आर्टिकल 12 में, संविधान के आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य किसको कहा गया है, जिसको भी प्रशासन करने की संविधान द्वारा कुछ पावर दी गई है, वो राज्य की श्रेणी में आएगा। आप आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं। और उन्हीं संस्थाओं का, उन्हीं पर जो कंट्रोल, जो उनको दिए गए अधिकार और कर्तव्यों का वो कैसे उपयोग करते हैं और कैसे किया जाना चाहिए, इसी चीज़ का इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि वो अपना इस्तेमाल, उन कानूनों का, अपनी पावर का इस्तेमाल सॉफ्टली और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते रहें ताकि संस्थाओं में टकराव ना हो। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो यहाँ है कि संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में संबंध क्या है। तो आप जानते हैं कि मुख्य तौर से हमारा जो संविधान है वही सभी कुछ करने की इजाज़त देता है, उसी के द्वारा प्रदान किए गए शक्तियों के तहत सारे संस्थान काम करते हैं। तो कोई भी राज्य, राज्य मीन यहाँ स्टेट है जो संस्था है, और केंद्र और राज्य सरकार भी है, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के नियमों के खिलाफ हो। यही इसका संबंध है और इसी तरह से उस संबंध को ही मेंटेन रखा जाता है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि जब सारे संस्थान, जहाँ पढ़ा हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जब अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करते, तो वही सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है किसी भी स्वस्थ देश, स्वस्थ राज्य को अपना काम करने के लिए। फिर आता है एंड रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन कैसे स्थापित होता है, तो विधि का शासन जब तीनों चीज़ें अपना अपना काम करती हैं और सभी लोग अपनी ड्यूटी और लायबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो किसी भी देश में विधि का शासन स्थापित होता है। फिर है सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विस को कहा जाता है सामान्य तौर पे जो राज्य की सेवाएं हैं, जो फर्स्ट वर्ग की हैं, जिसमें आप सेंटर में, अगर आप मोटे तौर पे आपकी जानकारी लीजिए, कलेक्टर लेवल और उसके ऊपर की, और राज्य में जो हमारे अधिकारी हैं आरएस लेवल के स्टेट में होते हैं, या किसी दूसरी स्टेट में, राजस्थान में आरएस हैं और दूसरी स्टेट में उनको पीसीएस कहा जाता है, वो सारे सिविल सेवा के होते हैं। और सिविल सेवा में जो इनको पावर दी गई है, ये उससे चुनकर आए हुए अधिकारी होते हैं, इसलिए इनको सिविल सर्विस कहा जाता है। और ये कैसे आए भारत में, सब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के वक्त, जब अंग्रेज़ों के जो नौकर आते थे, जो उनके सरकारी अफसर थे, उनको कोविनेंट कहा जाता था। कोविनेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जैसा। कोविनेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा है, लेकिन कोविनेंट में ये फ़र्क है कि कोविनेंट जो होते थे वो तब की राजा या रानी के प्रति प्रतिज्ञा लेते थे कि हम आपकी सेवा के लिए काम करेंगे, और काम चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, आज की तरह परमानेंट सर्विस चाहे नहीं होती थी, वो कमीशन पर काम करते थे और के लिए करते थे, लेकिन फिर भी वो रानी या राजा के प्रति प्लेज लेते थे, उसी को कोविनेंट कहा जाता था। और वो ही आते थे। और आपको अगर याद हो, लीगल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, पहली बार जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो उसने पहली बार वहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ज़िलों को मिलाकर
करीब 36 या 37 स्थानों पर कलेक्टर बना दिए थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो माना जाता है कि भारत में इस सेवा की शुरुआत 1772 से वारन हेस्टिंग द्वारा की गई। फिर आता है नेचर पॉलिसीज इम्प्लीकेटर। अब इस सिविल सर्विस की प्रकृति क्या है, ये सिविल सर्विस क्या काम करती है? तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, जो राज्यों की और स्टेट की और सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, उनके अधीन काम करते हैं। और जो सरकारें चाहती हैं या जो सरकारें करती हैं उनके नियमों को, पॉलिसीज़ को, क्योंकि हर पूरे इतने बड़े देश में सब जगह तो प्रधानमंत्री पहुंचता नहीं, तो इसलिए ये उनके एक तरह के नुमाइंदे होते हैं, अफसर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी इनको कहा जाता है। और ये वो काम करते हैं जो नियमों द्वारा इनको बताए जाते हैं। यही इसकी प्रकृति है। तो ये सर्वेंट जो है ये इसीलिए इनको कहा जाता है लोक सेवक, यानी ये जनता के एक तरह के इनको कहा जाता है कि आप जनता के नौकर हो। और जनता जो है गणतंत्र में सरकार चुनती है, इसलिए सिविल सर्वेंट कहा जाता है, इनको मालिक नहीं कहा जाता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो शुरुआत में जब अंग्रेज़ों के साथ है वो कोविनेंट थे, इंग्लैंड की राजा या रानी उनको नियुक्त करते थे जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी नियुक्त करती थी। उसके बाद भारत में या इंग्लैंड में पहले एक कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं इम्पीरियल सिविल सर्विस। इम्पीरियल मीन शाही सिविल सर्विस, उससे लोग चुने जाते थे। जैसे आपको ध्यान हो सुभाष चंद्र बोस के भाई भी बने थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तब इम्पीरियल सिविल सर्विस था। और देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। और इनका जो चयन है वो आर्टिकल 312 और 315 में दिया गया है। यूपीएससी जिसको कहते हैं, और स्टेट्स के जो अपने अपने सर्विस सिलेक्शन कमीशन होते हैं उनके द्वारा इनका चयन होता है। फिर आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है, सामान्यतः हम जानते हैं कि कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेशन द्वारा। लेजिस्लेशन कहा जाता है या तो सेंटर में संसद है और राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वो इस तरह से है कि बहुत बड़े देश में बहुत बड़े काम करने के लिए इस विधि के माध्यम से जो संस्थाएं आर्टिकल 12 में जो बनी हुई संस्थाएं हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनको अपने लेवल पर कुछ कानून बनाने की इजाज़त दे दी जाती है। उस इजाज़त को ही ये कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपने देखा होगा कोरोना के काल में सेंटर ने जो कानून बनाया था, महामारी नियंत्रण अधिनियम और NDRF एक्ट, उस कानून में सेंटर का कानून है और उसमें राज्यों को कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है कि वो अपनी इच्छा से बना सकते हैं ज़रूरत के वक्त। और आपने देखा कि कोरोना काल में कलेक्टरों ने बहुत बार कलेक्टर अलग अलग आदेश निकाल देते थे थोड़े से समय के बाद, तो इसका मतलब उनको कानून बनाने की शक्ति थी। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता था कि मैं उस कानून की इस धारा में मुझे दी गई शक्तियों के तहत मैं ये करता हूँ कि कोरोना में कौन बाहर निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, ये निकलेगा तो कितना जुर्माना करूँगा, नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, क्या क्या सावधानियाँ, वो लोकल लेवल पे सारे कानून बनाए जाते थे। लेकिन उनको विधि द्वारा पावर दी गई थी, उसी चीज़ को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आप देखें ये आर्टिकल 12 के तहत सब कुछ चलता है। तो इसकी आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता ये होती है कि तुरंत कोई कानून बनाना है, जब बने हुए कानून में ज़रूरत है सुधार करना है, तो इतना जरूर समय नहीं होता कि लेजिस्लेशन उस पर बनाए। तो लोकल लेवल पे अफसरों को जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो कानून बना सकें या उसमें संशोधन कर सकें। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट्स लिमिटेशन। इनकी संवैधानिकता क्या है? तो ये संवैधानिक ही होते हैं क्योंकि उस अधिनियम में इनको पावर दी गई होती है। लेकिन यदि ये अपनी उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको
वो इसकी लिमिटेशन है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, जितना बताया गया है उससे अधिक एक्सेसिव पावर नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए, और आर्बिट्रेरी यानी मनमाना नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, ऐसा अगर होगा तो वो बनाया गया कानून गलत होगा। फिर है पावर्स ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर करना। तो कानून के द्वारा सरकार या ये अधिकारी इस तरह से किसी व्यक्ति को उस मान्य कानून से जो सब पर लागू हो रहा है किसी को बाहर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब पर ये कानून था कि कोरोना के पहले 20-21 दिन या 30 दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उसमें से पुलिस को और दूसरे ऑफिसर्स को जैसे डॉक्टरों को और उन लोगों को बाहर निकलने की छूट दी गई थी, उसी को एक्सक्लूजन कहा जाता है, यानी वो कानूनी रूप से छूट दी गई थी। और फिर होता है इंक्लूजन, तो नए लोगों को इसी तरह से नई चीज़ों को शामिल भी कर लिया जाता है कि अब कितना होगा। अभी आपने देखा पहले इन्होंने कहा था कि संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं, फिर 50 की आगे, फिर 20 कर दिया, और इसी तरह से शादी में पहले था एक्सक्लूजन किया, फिर 200 का कर दिया, यानी इंक्लूजन कर लिया। तो ये सारी शक्तियाँ हैं। फिर आता है पावर टू मॉडिफाई स्टेट्यूट। तो इन कानूनों को कैसे या वैसे कानूनों को कैसे संशोधन किया जाता है, उसी कानून की सेक्शन में ही, कानून के अंदर ही दिया होता है कि बदलाव कैसे किया जाएगा। विशेष अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा, विधानसभा द्वारा, यदि वो स्टेट का कानून है तो विधानसभा, यदि केंद्र का है तो सेंटर, और जहाँ कहीं उसमें पावर दी गई होगी कि वक्त के अनुसार जो भी उचित अथॉरिटी है उसमें संशोधन कर सकेगा, उसी क्रिया के अनुसार उसका संशोधन होता है। लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव जो है वो संसद है, और उसका जो विधानसभा और संसद दोनों ही बनाती हैं, तो उनका संशोधन वही होगा। फिर है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब जो कानून बनाए जाते हैं राज्य विधानसभा द्वारा या केंद्र की संसद द्वारा, वो आप मानते हैं कि जो कानून बनाया उसको लागू होना होता है, लेकिन फिर भी जो न्यायपालिका है उस पर कंट्रोल करती है अपनी रिव्यू पावर के द्वारा। आप देखते हैं कि कोई कानून अगर गलत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है, और स्टेट में हाई कोर्ट है, वो उस पर या तो उसको चेंज कर सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। अभी आपने देखा कि कृषि कानूनों पर कुछ समय के लिए ही चाहे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हालांकि उसमें ये नहीं अभी कहा गया कि कानून गलत है, फिलहाल तो उनकी मीटिंग तय करने के लिए ही उस पर रोका गया है। कानून पे अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं की है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है दूसरी चीज़ों पे, जैसे 3 तलाक पे भी हुआ, NRC पे भी गया, कुछ दूसरे चीज़ों पे भी लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर उसमें कुछ इलीगल होता है तो उस पर रोक लगा सकता है, उसी को जुडिशियल कंट्रोल कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू करता है, पुनर्विलोकन की पावर का इस्तेमाल करता है। फिर है सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। सब डेलीगेशन का मतलब है कि जिसको पावर मिली गई है वो अपनी पावर को और आगे नहीं दे सकता। इट मीन्स सब डेलीगेटेड पावर आगे और नहीं दी जा सकती। इस पे आप लैटिन एक मैक्सिम है, इसको याद रखें, ये आवश्यक रूप से आती है, नमो डेट नॉन कोड हैबिएट, यानी जो जिसके पास है ही नहीं वो आगे किसी को कैसे दे सकता है। फिर आती है यूनिट 3, जुडिशियल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ है प्रशासन की न्यायिक शक्तियाँ। अब जो प्रशासन कर रहा है, जो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन कर रहा है, सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि जो जुडिशियल पावर है वो तो जुडिशरी के पास है, कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दूसरी हो। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जुडिशियल पावर होती है? हाँ, इसमें बताया गया कि कुछ हद तक होती है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण इनको कहा जाता है। ये आर्टिकल 323A और 323B में बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल होते हैं, ये ट्रिब्यूनल होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं और सामान्य प्रशासन की कार्यवाहियाँ हैं, उनके खिलाफ यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वो सामान्य कोर्ट की जगह
इनमें जा सकता है। इसको कहा जाता है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, पिछले साल इस पर क्वेश्चन आया था। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो जो नियुक्त किए जाते हैं, वो उनकी बात को सुन के सिंपली उसको सरल तरीके से, बहुत ज़्यादा वहाँ जुडिशरी या प्रोसीडिंग नहीं होती, हार्ड सिंपल प्रोसीडिंग के द्वारा मामलों को तय कर दिया जाता है। और इसका है नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत ये है कि प्रशासनिक मामलों का स्पीडी ट्रायल किया जा सके, शीघ्र निस्तारण किया जा सके, क्योंकि कोर्ट्स में भीड़ बहुत होती है और समय बहुत लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि इनको जल्दी निपटाया जाए, इसलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है इनकी नेचर, प्रकृति क्या होती है। तो ऐसे ट्रिब्यूनल क्या न्यायिक ट्रिब्यूनल होते हैं? ये पूर्ण तरह से न्यायिक नहीं होते, ना प्रशासनिक होते हैं, जिनको अर्ध न्यायिक कहा जाता है, क्वासी जुडिशियल। इनके जो काम करने के तरीके हैं वो प्रशासनिक जैसे मिले जुले होते हैं, सख्त नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो जुडिशली जैसे ही, ये जुडिशियल ऑर्डर जैसे ही होते हैं वैसे ही इनको पालना करनी ज़रूरी होती है, यदि अपील वगैरह ना की जाए तो। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इनका गठन कैसे होता है, यानी ऐसे ट्रिब्यूनल कैसे बनाए जाते हैं। तो सिविल प्रशासन का जो ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 323A 323B में बनता है। दूसरे जितने भी ट्रिब्यूनल होंगे वो जैसे ही बनेंगे, उस हर एक अधिनियम जिसमें ट्रिब्यूनल बनना है उसमें उसका बनाने का तरीका दिया होता है। फॉर एग्जांपल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, तो वो मोटर एक्सीडेंट मोटर व्हीकल एक्ट में उसका तरीका दिया गया है। जैसे कंज्यूमर फॉर्म है या रिड्रेसल फॉर्म है, कहने को हम उसको फॉर्म कहते हैं, वास्तव में वो भी एक ट्रिब्यूनल है, और उसके बनने का तरीका भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है। इसी तरह से कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपने पढ़ा, उसको बनने का तरीका कंपनी लॉ में दिया गया है। इसी तरह से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, उसका तरीका इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। तो ये एक तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं जिनमें जो काम करने वाले जो अफसर हैं, जो न्यायिक अधिकारी के तौर पे बिठाए जाते हैं, वो पूर्ण न्यायिक नहीं होते, मिक्स होता है 2, 5 या 3 या 5 की संख्या में नंबर से, इस तरह से वो मिलकर अपना फैसला देते हैं। फिर आता है जूरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बता दिया हमने, आपसे बात हुई कि सिंपल प्रोसीजर होता है, जूरिस्डिक्शन वही होता है जो उस एक्ट में दिया गया होगा, उससे बाहर का जूरिस्डिक्शन वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, अर्ध न्यायिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों के बीच में अंतर। प्रशासनिक कार्य बिल्कुल प्योर होते हैं, वो उसी लेवल पे किए जाते हैं जो नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक होता है, उसमें उनको न्याय देने के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी होती हैं कि कम ज़्यादा करके वो न्याय दे सकेंगे, क्योंकि वहाँ वो एक तरह से अदालत का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अदालत में काम होता है वैसा ही वहाँ होता है, बस नियम थोड़े हल्के होते हैं कि वहाँ एविडेंस एक्ट और प्रोसीजरल कोड है वो हार्ड तरीके से अपनाए नहीं जाते, और सिंपली कोर्ट की कार्रवाई की तरह ना होकर जिस तरह से आपके मूट कोर्ट जैसा होता है उसी तरह की कार्रवाई वहाँ अपनाई जाती है। लेकिन फिर भी वो स्पीडी ट्रायल और अच्छा काम करते हैं यदि वो करते रहें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ये कहा जाता है कि न्याय तभी सही होगा यदि उचित तरीके से किया जाए, उचित तरीके से किए जाने वाले न्याय को ही प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। तो इसका मतलब है, पहला अधिकार होता है कि राइट टू हियरिंग, यदि किसी को बिना सुने कुछ फैसला दे दिया गया तो फिर वो प्राकृतिक न्याय नहीं माना जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को सुना जाए, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में। फिर है एसेंशियल्स ऑफ हियरिंग प्रोसेस, इस सुनवाई की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो जी मोटे तौर पे आप 3 याद रखें, और ये हर साल क्वेश्चन आता है। नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन काज, कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता। मीन्स कोई अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहे या मामले का पक्षकार है
तो वो जज नहीं हो सकता। इस पे लैटिन वर्ड है नेमो जुडेक्स इन सुआ काजा। दूसरा है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना सुने कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा दिया जाता है तो उसको नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना जाएगा। इसकी लैटिन मैक्सिम है आर्डी अल्ट्रम पार्टम, यानी दूसरे व्यक्ति को भी सुनो या सुना जाना चाहिए। तीसरा है रीजन्ड डिसीजंस। यहाँ लिखा है इसकी जो लैटिन मैक्सिम है वो है रेशियो डिसेंडेंट डाई, यानी जो फैसला दिया गया है, फैसला दिए जाने के उचित कारण होने चाहिए। यदि उचित कारणों के बिना कोई फैसला दिया गया है तो इट मीन्स वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्ज़ाम में कॉपी चेक हो गई, अंदर तो उन्होंने देखा नहीं और बाहर उसको मार्क्स मन मर्जी से लगा दिए। कम ज़्यादा अगर होते हैं तो इसका मतलब उचित कारण से उन्होंने आपको नहीं देखा। दूसरा है द राइट टू काउंसिल। इसको कहा जाता है वकील पाने का अधिकार भी है या सुने जाने का भी है। तो सुने जाने का यदि वो खुद करता है तो, और यदि वो ऐसी स्थिति में है तो उसको अधिकार है कि अपनी बात को वो अपने वकील या विधि प्रशिक्षित व्यक्ति से के माध्यम से सामने रख सके। तो अगर वो आदमी जेल में है तो उसको ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो खुद नहीं कर सकता तो उसको सरकारी खर्चे पे वकील मिलेगा। अदरवाइज उसको जेल में भी अपने वकील से मिलने का राइट है। ये आर्टिकल 22(1) में कहा गया है। फिर आता है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण कैसे होगा। अब ये माना जाए, आप समझें कि कोई भी संस्थाएं, पहले आप ये समझें कि सारे सरकारी जो ऑफिसर हैं, संस्थाएं हैं, उनके अलावा जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें जो भी ऑटोनोमस बॉडी है, जो संस्था है, जैसे मान लो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हैसियत से है चाहे प्राइवेट है, वो सारी अपने आप में स्टेट मानी जाती हैं और स्टेट मानी जाती है और वो सारी कायदे कानून नियमों के द्वारा यूजीसी और दूसरे नियमों के द्वारा खुद बनाते हैं और उनको खुद नियंत्रण करते हैं। तो उस पर अगर वो इस तरह से मनमाने काम करेंगे तो लूट मच जाएगी और एक तरह का मुश्किल हो जाएगा। तो उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों पर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। यदि कोर्ट में जा सकते हैं तो उसी को कहा जाएगा जुडिशियल कंट्रोल। तभी तो हम जाएंगे। तो जुडिशियल कंट्रोल के डर से वो अपने कामों को सही करने की कोशिश करते हैं। इसको कहा जाए ग्राउंड्स। तो कोर्ट में जाने के कारण क्या होंगे, आपके पास ग्राउंड्स क्या है, तो हम देखें। पहला है जूरिसडिक्शन एरर। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी न्यायालय ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल गलत किया है तो हम उससे ऊपर वाली अदालत में जा सकते हैं। अल्ट्रा वायरस का मतलब था अपने अधिकारों से आगे काम करना। उसने अपने अधिकारों से परे जाके काम किया है, जितनी उसको पावर ही नहीं थी उससे ज़्यादा उसने काम कर दिया, तो वो काम गलत है। तो हम उसके खिलाफ ऊपर वाली कोर्ट में अपील में जा सकते हैं या उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। फिर आता है एब्यूज़ एंड नॉन एक्सरसाइज ऑफ जूरिसडिक्शन। अब किसी अदालत, किसी प्रशासनिक अधिकारी को ये अधिकार है कि वो अपने इस्तेमाल पावर का करे। यदि वो नहीं करता तो उसको कहा जाएगा नॉन एक्सरसाइज ऑफ जूरिसडिक्शन, और यदि उसका गलत करता है तो उसको कहा जाएगा एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है व्यर्थ बहाना या किसी अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत करना। दोनों ही करे तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। फिर है एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ऐसी गलती जो सामने रिकॉर्ड देखते ही पता चले। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके आंसर बुक में या तो उन्होंने नंबर कोई जोड़े नहीं और या उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया, और आपको पता चलता है जब आप कॉपी मंगवाएं या किसी तरीके से और वो देखने मात्र से ही पता चले कि ये गलती है, तो उसको कहा जाएगा एरर अपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ
रिकॉर्ड। और इस तरह से और ये तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो देखने से सामान्य आदमी भी जिस गलती को ढूंढ ले उसको कहा जाएगा एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सामने रिकॉर्ड को देखने पर ही, चेहरे पर ही गलती सामने आ रही है, प्रकट हो रही है। फिर आता है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऊपर पढ़े हमने जो प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत, उनकी कोई उल्लंघना करेगा, वायलेट करेगा, तब भी हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें इस तरह से सुना नहीं गया, खुद फैसला किया या दूसरा किया। जैसे आपके फेमस केस है एक कृपक वाला, उसमें वही व्यक्ति खुद ही जज बन गया जिसने खुद ही प्रमोशन लेना था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। फिर आता है वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी है जन नीतियाँ। जन नीतियाँ जो जनता की भलाई के लिए बनाई गई हों और उनका कोई अधिकारी या अफसर गलत इस्तेमाल या उसका उल्लंघन कर रहा है, तब भी हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। जुडिशियल कंट्रोल उस पर भी रहता है, उस पर रहता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, अगर करता है तो हम उस पर जा सकते हैं। फिर आता है अनरीजनेबलनेस। अनरीजनेबलनेस इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, औचित्य या उचित। तो या अन है, इसका मतलब ऐसा कोई काम करना जिसका कोई कारण ही नहीं है, या उसमें फैसला भी अगर दे दिया और उसमें कोई औचित्य नहीं लिखा, या पता नहीं चला कि किन आधारों पर उसने अपना फैसला दिया है, तो उसको हम कहेंगे अनरीजनेबलनेस। और उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में या उसकी अपील कर सकते हैं, जो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो हमें उपलब्ध हो। एंड लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। और विधि द्वारा या कानून बनाने द्वारा जो अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि इस तरह से ये काम होने चाहिए, यदि वो काम वैसे नहीं हो रहे, तब भी हम उसके खिलाफ रेमेडी के लिए जा सकते हैं। फिर आता है आगे कि रेमेडीज इन जुडिशियल रिव्यू। अब ऊपर तो ये बताया कि अगर ये होगा तो आपको क्या है, तो हमने कहा कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, और नीचे जो बताया गया ये तरीका बताया गया है। रेमेडीज़ का मतलब उपचार होता है कि आप उपचार कैसे ले सकते हो, कौन सी कोर्ट में कैसे कहाँ जाना है, उसको रेमेडी कहा जाएगा, जुडिशियल रेमेडी कहा जाएगा। तो पहला है रिट्स। तो आपने 5 प्रकार के रिट्स हैं, उनको अच्छी तरह से देखें और वो रिट्स कौन सी कहाँ इस्तेमाल होगी। असल में रिट वो नहीं है जो हम लगाते हैं, हम कोर्ट में प्रे करते हैं पिटीशन लगाकर। कोर्ट जब जारी करता है तो वो रिट होती है, इस पे ध्यान रखें। हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि रिट वो नहीं है जो हमने कोर्ट में पेश करी है। हमने तो सिर्फ एप्लीकेशन पेश करके अपनी प्रॉब्लम बता दी। कोर्ट जिस तरह का ऑर्डर जारी करेगा वो उस रिट का टाइप होगा, जो 5 प्रकार की रिट्स आप पढ़ेंगे। फिर आता है डिक्लेरेटरी जजमेंट्स, घोषणात्मक निर्णय। जब कोई न्यायालय इस तरह का डिक्लेयर कर देगा अपने निर्णय के द्वारा, तो उसको घोषणात्मक निर्णय कहा जाएगा। और कभी कभी वो देखता है कि इस तरह से जो काम हो रहा है इसको गलत है, तो इसको टेम्परेरी या परमानेंटली रोक दिया जाए, तो उसको इंजक्शंस कहा जाता है। जैसे आपने देखा कल कृषि कानूनों को न्यायालय ने कमेटी की रिपोर्ट आने तक उसको इंजेक्शन कर दिया कि आप तब तक न्यायालयों कानूनों को ख़त्म नहीं किया, कानूनों पर रोक नहीं लगाई। सिर्फ ये कहा गया है कि जितने जो इस एरिए के लोग जो हैं जो कह रहे हैं, इनके एरिया में तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। अदरवाइज जहाँ लागू हो चुका कानून के दूसरे जहाँ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं उन पे कोई रोक नहीं है, सिर्फ यहाँ इम्प्लीमेंटेशन उसका रोका है, तो उसको इंजेक्शन कहा जाएगा। फिर आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, इसका मतलब ये है कि जो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे का वैसे ही लागू करवाया जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसकी और कोई रेमेडी हम नहीं मान सकते, ना हमें वैसी कोई रेमेडी उसका अच्छी रहेगी हमारे लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमें वही चीज़ या वैसे का वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा लागू करवाया जाए, उसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और ये आपने पढ़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963
फ्री में। एंड सिविल सूट्स फॉर कंपनसेशन, और कुछ भी नहीं हो तो हम फिर सिविल सूट करके कंपनसेशन मांग सकते हैं। ये भी एक तरीका। तो इस तरह ये सारे तरीके बताए गए हैं। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्शन, न्यायिक विवेक। न्यायिक विवेक का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, तो ये अफसर लोग ही करते हैं। अगर ये अफसर लोग अपने कामों को, दिए गए दायित्वों को, मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसको जरा भी जिसके पास अधिकार है, उस हर व्यक्ति को अपना काम डिस्क्रिशन से किया जाए तो दूसरे के जो अधिकार हैं उसका वायलेशन ना हो, तो सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। फिर आता है लिमिटेशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। अब न्यायिक विवेक के मामले में बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि मुझे तो ये काम, न्यायिक विवेक का मतलब है कि उसके पास काम करने की हैसियत होना। तो हैसियत के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़, जितनी भी असल में गड़बड़ होती है, इस डिस्क्रिशन में जो मिली गई जो छूट है उसी के आधार पर लोग अपनी मन मर्जी या अपने खिलाफ या दूसरे के खिलाफ काम करके फिर कहेंगे हमें तो न्यायिक विवेक से छूट मिली थी, हमने किया, चाहे वो गलत है। इसी को सारा, इसी में ही सारा कुछ जो गलत फैसले हैं, अपीलें हैं, दूसरे हैं, सरकारों के, मंत्रियों के, लोगों के घपले, वो सब इसी एक शब्द में छिपा हुआ सारा कुछ है। फिर आता है मेलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। आगे लिखा है कि अपने डिस्क्रिशन का मेलाफाइड यानी गलत आशय से इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल करना ही इस सारे काम की जड़ है। तो कब कोई करता है उस रिकॉर्ड, उसके फैसले देखने से पता चल जाएगा। जिस तरह से आजकल सभी लोग प्रधानमंत्री को गालियां निकाल रहे हैं कि वो सामने आके सुनते नहीं, उन्होंने अपने मेलाफाइड एक्सरसाइज से अपने वेग का इस्तेमाल किया, किसानों के लिए वो बिल बना दिए जो किसान कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर हमने इसको मान सकते हैं, वैसे है नहीं लेकिन मानने के लिए, उदाहरण के लिए। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संवैधानिक रूप से करनी जरूरी है, उनको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। एंड यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, और वहाँ जो प्राधिकारी है वो विभागीय अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवें में पढ़ें आप कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दो मेजर लोगों के बीच, सक्षम कॉम्पिटेंट लोगों के बीच होगा। तो सरकार की तरफ से कौन करेगा? सरकार तो कोई चीज़ होती नहीं, सरकार की तरफ से या तो अधिकारी होते हैं। तो इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो सेंटर में होता है राष्ट्रपति, और स्टेट में होता है गवर्नर। तो उन लोगों के लिए या उन लोगों के द्वारा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, राज्य में किए जाएंगे तो गवर्नर के नाम से, और सेंटर में किए जाएंगे तो राष्ट्रपति के नाम से। जो उनसे नीचे वाला अधिकारी होगा वो लिखेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ऑथोराइज किया गया हूँ, और नीचे उस अफसर का नाम होगा। इसी तरह से यदि गवर्नर की तरफ से साइन होता है राज्य सरकार की तरफ से, तो वहाँ लिखा होगा कि मैं पंजाब राज्य के या राजस्थान राज्य के, हरियाणा के राज्य के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्रीमान वगैरह वगैरह के द्वारा इस एक्ट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ऑथोराइज किया गया हूँ, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को उनके नाम से उनके लिए कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आप गूगल पे सर्च करके देखें, या हमारे यहाँ देखे होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम में है, अखबारों में जब आते हैं ऐड आती है कि कहीं से सड़क निकल रही है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे निकला होगा तो नीचे लिखा होगा भारत के राष्ट्रपति की ओर से, और जब स्टेट हाईवे होगा तो उसमें लिखा होगा राज्य के राज्यपाल की ओर से, जिसको गवर्नर या राज्यपाल कहे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर, और ये आपको मिलती है पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299, 300 में। तो इसी तरह से जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो यदि कोई सिविल रॉन्ग होता है, टॉर्ट होता है, अपकृत्य होता है, तो उतनी ही लाइबिलिटी उनकी भी होगी। और इस तरह से वो केस जो होंगे, यदि राष्ट्रपति के खिलाफ करना है तो उसके लिखा होगा यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार
और इस तरह से राज्य के होगा तो उस राज्य का नाम लिखा जाएगा राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, क्योंकि वो संवैधानिक दायित्व जो आएगा इसलिए उसको ये लाइबिलिटी कहा जाता है। इस तरह से उसमें ये आर्टिकल 299 और 300 के मुताबिक उनमें पार्टी बनेगा और बनाया जाएगा। फिर है सोवेरियन एंड नॉन सोवेरियन फंक्शन। अब ये सोवेरियन कहा जाता है संप्रभु, संप्रभु जिसके ऊपर कोई नहीं, वो फुल फ्लैश पावर है। तो ये दोनों की थोड़ी कसौटी है इसमें, एक विद्यावती और दूसरे केस भी आप देख सकते हैं। ये होता है कि जो ऐसे काम जो उस शक्ति के बगैर कोई कर नहीं सकता, वो सोवेरियन शक्ति से किए गए काम है। मान लिया जाए बॉर्डर पे फौज जा रही है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, और फौज के द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो जो कार्य है वो सोवेरियन शक्ति द्वारा किया गया है, या सोवेरियन शक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ उसकी जगह कोई दूसरा जा सकता, क्योंकि फ़ौज का काम तो फ़ौज ने ही करना था। इसी तरह से जब आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जा रही है, और फायर ब्रिगेड के साथ किसी का एक्सीडेंट होता है तो अपकृत्य भी होगा। तो अपकृत्य में ये नहीं वो कह सकती हम वो काम सोवेरियन कर रहे हैं, लेकिन उसकी बचाने की जिम्मेवारी भी है। और एक है कि वही नगर परिषद की जो फायर ब्रिगेड है वो किसी अफसर के घर साधारण पानी देने जा रही है, तो वहाँ लाइबिलिटी में अंतर आ सकेगा, क्योंकि वो जो काम कर रही वो सोवेरियन एक्ट नहीं कर रही। सोवेरियन एक्ट को डिफाइन करने का ये है कि जो काम उस शक्ति के बिना नहीं किए जा सकते और जो उसके द्वारा किए जा सकते हैं उसको सोवेरियन पावर का इस्तेमाल करना कहा जाएगा, फंक्शन कहा जाएगा। और स्टेट यूनिटी इम्यूनिटी, संवैधानिक इम्यूनिटी उन्मुक्तता ये कहा जाता है। किन लोगों को ऐसे कृत्यों से छूट होती है? जब राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति अपने काम कर रहा है और वो सेनाओं को हमले की इजाज़त देता है, दूसरों को देता है, तो इसके लिए वो निजी तौर पर लायबल नहीं होता। जज जो अपना फैसला देता है वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, उसको मिली हुई पावर से वो चाहे किसी को फांसी भी देता है और इससे वो अपराधी मरे या जिए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस पर वो निजी तौर पे जिम्मेवार नहीं होता। इसी को स्टेट यूडिज संवैधानिक उन्मुक्ति कहा जाता है। और भी इस तरह के बहुत उदाहरण है। एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य का कृत्य, तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी हमारी कापियाँ जांचती और करती और हमें एग्ज़ाम में पास करती या फेल करती है, वो कृत्य राज्य कृत्य माने जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 12 के तहत उसको स्टेट माना गया है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की संविदा करने की शक्ति है जो हमने ऊपर देखी। फिर आता है गवर्नमेंट प्रिविलेजेज इन लीगल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाइयों में या विधिक कार्रवाइयों में सरकारों को विशेषाधिकार मिलते हैं, कि सरकार को पहल मिलती है। फॉर एग्जांपल सामान्य तौर पे अपील करने के समय में भी सरकारों को ज़्यादा समय मिलता है अपील के समय में। तो इस तरह से अब सरकार कह सकती है कि ये चीज़ हमें सिर्फ सरकार ही करेगी, दूसरा नहीं कर सकता, या दूसरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, उसको उन्मुक्तियाँ कहा जाता है। जैसे स्टेट सीक्रेट्स, सरकारी रहस्य है। पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनहित के मैटर हैं, जैसे बहुत सारे मैटर जो अंतर खाते होते हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, जो सामान्य लोगों से शेयर नहीं किए जा सकते, वो सरकार का विशेषाधिकार है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, तो वहाँ मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा सकती। जैसे सरकार ज़रूरतों के लिए कितना काम कर रही है, कहाँ है, रक्षा सौदे कहाँ है, आर्मी कहाँ बिठाई है, दूसरे देशों से समझौते क्या हैं, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी किसको दी, कहाँ दी, कितनी दी, राहुल गांधी कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, सोनिया गांधी कहाँ, ये सारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो संवैधानिक व्यक्तियों को इससे उन्मुक्ति मिलती है कि सामान्य लोग उस बारे में ना जान सकें। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अदरवाइज हर चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन संवैधानिक उन्मुक्ति वाली चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। फिर आता है कारपोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा। कारपोरेशन
हर जो संस्था जो कंपनी एक्ट द्वारा निगमित की गई है, इनकॉर्पोरेटेड की गई है, वो कॉरपोरेशन है। और यदि उसमें 50% से हिस्सा ज़्यादा स्टेट या सेंटर का है तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग मानी जाएगी। और यदि प्योर रूप से वो किसी एक स्टेट की है तो उसको स्टेट मोनोपोली का दूसरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम जो केवल राज्य का मतलब केंद्र या राज्य सरकार ही कर सकती है, दूसरे नहीं कर सकते। जैसे शस्त्र निर्माण है, देश की रक्षा है, आर्मी है, बीएसएफ है, तो ये स्टेट मोनोपोली है। ऐसे कामों में सरकार दूसरों को करने की इजाज़त नहीं दे सकती। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ पब्लिक। तो जनता के दायित्व भी हैं। जनता के क्या क्या दायित्व हैं? प्राइवेट कॉरपोरेशंस, निजी निगम, आपने प्राइवेट कंपनी पढ़ा, कंपनी लॉ में जो प्राइवेट कॉरपोरेशन है उसी को प्राइवेट कॉरपोरेशन या प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कुछ विभाग ऐसे हैं जो पूरे का पूरा उन्हीं का अपना ही रहता है, उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या विभागीय उपक्रम हिंदी में कहा जा सकता है। जैसे हॉस्पिटल है, पीडब्ल्यूडी है, दूसरे संस्थान है, या कोई भी एक शिक्षा संस्थान है, तो ये सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है किसी एक सेंटर के। वेयर हाउसिंग है, एफसीआई कॉरपोरेशन है, तो इस तरह से इनको डिपार्टमेंटल या विभागीय उपक्रम कहा जा सकता है। फिर लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, और इन सारी चीज़ों पर विधायी रूप से और सरकारी रूप से नियंत्रण रहता है। सरकार उन पर नियंत्रण उन्हीं विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ही करती है, क्योंकि सीधा नहीं होता, सब कुछ कानूनों से बंधा हुआ है, और उन्हीं कानूनों के इफ बट के माध्यम से ही एक दूसरे के सब कंट्रोल में। और हम स्मूथ हैं, हम सड़कों पे इसीलिए इतनी भीड़ चलती रहती है कि हम सबको पता है कि हमें लेफ़्ट रहना है। अगर बिना उसके चलेंगे तो सब फिर कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट होंगे, और सब एक तरह से स्मूथ चल रहे हैं। इट मीन्स हम किसी अनजान डोरों से बंधे हुए हैं, यही पब्लिक एड का मतलब है। फिर है लीगल रेमडीज, जिसमें लीगल रेमडीज अब क्या मिलेगी, इस ऊपर भी लीगल रेमडीज थी, यहाँ है। तो यहाँ है अकाउंटेबिलिटी, जो लोग काम कर रहे हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वो अच्छे तरीके से काम करें। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है। कुछ कमेटियाँ होती हैं, जन समितियाँ, जो उन पे कंट्रोल रखती हैं। उन पर जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो अब उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो अलग बात है, लेकिन वो कमेटी भी कुछ इस तरह की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है, तो इसलिए वो एक पावर वाली कमेटी होगी। करती है नहीं करती वो बाद की बात है। फिर आता है एस्टीमेट कमेटी। कभी कभी बहुत सारे काम होते हैं सरकारी लेवल के, दूसरे विभागों के, तो बहुत पैसा खर्च होना होता है, तो उस खर्चे को एडवांस में तय करने के लिए जो कमेटी बनती है उसको एस्टीमेट कमेटी, या हिंदी में प्राक्कलन कमेटी या प्राक्कलन समितियाँ कहा जाता है। कि जी हम ये काम किया जाए देश के लिए इतना बड़ा, इस तरह से जाए राज्य के लिए, संस्था के लिए, तो कितना खर्चा आएगा और क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह की चीज़ें होंगी, कैसे कैसे उसको, उस कमेटी का रिजल्ट आने के बाद फिर उसी हिसाब से फिर नियम या कानून बनाए जाते हैं। फिर आता है पब्लिक इंक्वायरीज, जन जांच। कभी कभी कुछ मामलों की जांच करने के लिए कमेटियां बनती हैं या संस्था बनती है, तो उसको पब्लिक इंक्वायरीज कहा जाता है। ये ओपन भी होता है, कभी कभी पुलिस इंक्वायरी है, कभी हाई कोर्ट कहता है मामले की जांच करो, कभी सरकारी कहता है, तो वो सारी पब्लिक इंक्वायरीज की श्रेणी में आती हैं। फिर आता है कमीशन इंक्वायरी। कमीशन और पब्लिक इंक्वायरी से, कमेटी से थोड़ा है कि कमीशन को कुछ ज़्यादा पावर होती है। आपने सुना होगा एक सदस्यीय आयोग बना दिया, किसी पे 2 सदस्यीय बना दिया, तो इस तरह की उस कमीशन को थोड़ी अधिक पावर होती है। रिजल्ट लगभग उतना ही होता है, उसको समय दे दिया था। आमतौर पे उसमें उच्च पदों पर बैठे, आमतौर पे उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे होते हैं, और वो उसके जांच करके रिपोर्ट देते हैं। फिर उसका क्या होता है वो बाद की बात है। जैसे अभी ये जो तीनों कृषि कानून बने हैं, लगभग इसे 10-15 सालों पर से इस पर बहुत तरह की समितियाँ, कमेटियाँ बनी हुई थी, और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चल रही थी। सभी सरकारें भी इसको करने को, कोई तैयार था कोई खिलाफ था, तो करते करते ये कानून बने हैं। तो अब
आरोप हैं कि ये कुछ गलत बने, जल्दबाजी में बने। आप सब समझदार हैं, पढ़ के इसका मनन करें और अपना मत बनाएं इस पर, किसके कहने पर मत चलें। फिर आता है ओम्बडसमैन। ओम्बडसमैन असल स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ वर्ड है। ओम्बडसमैन का मतलब किसी संस्था में कोई इस तरह का एक अधिकारी नियुक्त करके रखना जो न्यूट्रल हो, वो उस संस्था के खिलाफ होने वाली शिकायतों को सुने, उसको ओम्बडसमैन कहा जाता है। इसी तरह से है लोकपाल और लोकायुक्त। आपको याद होगा अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था बहुत बड़ा, तब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी आई, तो वो उन्होंने कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति करो। तो लोकपाल असल में एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए जो केंद्रीय लेवल पर, भारत सरकार के लेवल पर जब पूरे भारत के लिए बनेगा लोकपाल, एक तरह का ओम्बडसमैन ही है और वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए बना है और उसको पीपल्स फ्रेंड कहा जाता है। अब वर्तमान में जो हमारे लोकपाल हैं वो हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, बंगाली हैं वो हैं। इसी तरह से लोकायुक्त, जो लोकपाल है वो पूरे भारत के लिए और केंद्रीय सरकार के कामों की जांच करता है भ्रष्टाचार की। और लोकायुक्त हर राज्य में होते हैं, हर स्टेट में जो बनाए जाएंगे वो लोकायुक्त होंगे। और ये एक तरह का एक कानून था, सीवीसी ऑर्डिनेंस उसमें बने थे, तो लोकायुक्त बनेंगे हर स्टेट में। इसी तरह से होता है विजिलेंस कमीशन, इसको कहा जाता है सतर्कता आयुक्त। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस आया था एक 1999 में, और नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन बाद में फिर अब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद नियुक्तियां हुई हैं। तो इनकी नियुक्तियां भी जो हैं हाई लेवल पे होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा खुद या उन द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश इसमें होते हैं। 3 लोग होते हैं कम से कम, और बहुमत के फैसले पे जिस व्यक्ति को नियुक्त करना है उसको किया जाता है। और पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां, ये संसद के अंदर बनती हैं। तो बहुत तरह की, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि अक्सर बहस में होता है कि जो कानून जल्दी पास नहीं करना चाहती दूसरी, वो उसको कहते हैं कि इसको एक आप पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो। पार्लियामेंट्री कमेटी यानी चुने हुए जो एमपी होते हैं, उन एमपी में से चुन के उनको ये मामला सौंप दिया जाता है और वो उस पर अपनी रिपोर्ट करते हैं। और उस संसदीय समिति में एमपी उस रेशियो से चुने जाएंगे जिस रेशियो से अलग अलग पार्टियों के लोकसभा में चुनकर आए होते हैं। तो उसको समय अगर निकालना हो तो इसको भेज दिया जाता है, जो कानून उन्होंने नहीं बनाना वो इसको दे दिया जाता है, वो लटकता रहेगा दशकों तक। और जो तुरंत बनाना है उस पर बना दिया जाएगा। तो अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बने तो उसमें बीजेपी के ज़्यादा सांसद होंगे, कांग्रेस के बहुत कम और दूसरों के बहुत कम। तो यानी उस कमेटी जो बनेगी उसमें भी बहुमत बीजेपी के सांसदों का ही रहेगा, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी उसमें होती है, जेपीसीबी। फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में लाया गया था। इसका मतलब है कि सभी प्रशासन के कामों में, सरकारी समेत जितने भी काम हैं, चाहे वो निजी हैं प्राइवेट हैं, जो आर्टिकल 12 की परिभाषा में आते हैं और लोगों की निजी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, जिनमें सरकार का पैसा कुछ हद तक भी लगा हो, वहाँ ये एक्ट लागू होगा। और इसका मतलब है कि उस संस्था के अंदर अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को पारदर्शी रखा जाए और अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको उसके लिए उत्तरदायी, अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसीलिए इस एक्ट को लागू किया गया और ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता है, इसलिए आप इसको पढ़ें। रीडिंग केसेस पे जरा सी नज़र है, आप बहुत तो नहीं कर पाएंगे। एक क्रेपिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जम्मू कश्मीर का है। इसमें वही व्यक्ति जो खुद भी प्रमोशन लेना चाहता था, उस कमेटी का अध्यक्ष बन गया जो प्रमोशन करना चाहती थी। और जब कमेटी का अध्यक्ष बना तो उसने अपना नाम भी उसमें डाल दिया और फिर उसी को उसका
फॉरेस्ट सर्विस, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का चीफ बना दिया गया। तो दूसरे उसके खिलाफ तो उन्होंने कहा वो खुद उस कमेटी का अध्यक्ष था, अपने मामले में कोई जज कैसे बन सकता है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस मामले को गलत माना कि वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस तरह से इन दिल्ली लॉ केसेस में है सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है कि शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाएगा। राजनारायण वाला केस है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड शक्तियों का अधिक इस्तेमाल अल्ट्रा वायरस से संबंधित है। सैयद याकूब वाला केस जो है, उसने कहा कि कोर्ट रिव्यू कर सकती है यदि कोर्ट को देखने से ही लगे कि मामला जो गलत डिसाइड किया गया है, यानी ये इस पर आधारित था कि एरर अपेरेंट ऑन दी फेस, मामले में देखने पर ही गलती प्रकट हो रही थी, इसलिए कोर्ट ने उसको रिव्यू के द्वारा स्वीकार कर लिया। इसी तरह रोहताश इंडस्ट्री है, वो थी कंपनी एक्ट में कुछ सरकार ने कुछ संशोधन किया, उसके खिलाफ गया तो वो माना गया कि जो सरकार का नियम है वो किस तरह का है, लेकिन उसको पावर, वहाँ कोर्ट जाने की पावर है, उसको इजाज़त मिली। फिर स्टेट ऑफ कर्नाटका यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा विवाद जो दो राज्यों के बीच हो, राज्य और केंद्र के बीच हो, या केंद्र और अधिक राज्यों के बीच चल रहा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत सुन सकता है, और ये भी उसकी पावर है। और इस तरह से ये आप करें इसको। तो हमें ब्रीफ में आज इसकी बात करी, फिर हम इसमें डिटेल में करेंगे, तो आप इसको समझें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके।